नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह प्रस्तुत है आज के अखबार के माध्यम से देश दुनिया और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का सारांश। सबसे पहले कोरोना की स्थिति जो दुनिया भर में है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद में देश और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें देखेंगे। अभी तक दुनिया भर में 30,14,073 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 2,07,906 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8,88,543 लोग स्वस्थ हुए हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है इस वायरस से। 9,87,344 लोगों की अभी तक संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। 55,415 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,18,781 लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो कि कोरोना को हरा चुके हैं और ज़िंदगी की जंग जीत चुके हैं। स्पेन ने मौत के मामले में इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर 23,521 लोगों की अभी तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 2,29,422 कोरोना के केस की पुष्टि हो चुकी है। 1,20,832 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बात करें अपने भारत की, यहाँ पर 28,215 मामले अभी तक सामने आए। 887 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 6,685 लोग कोरोना को हराने में और ज़िंदगी की जंग जीतने में कामयाब हुए हैं। 27 अप्रैल को ही भारत में 325 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 162 लोग स्वस्थ हुए हैं। बात करें अपने मध्य प्रदेश की, यहाँ पर कोरोना का जो आंकड़ा है 2100 को पार कर गया है। 2105 संक्रमितों की संख्या हो गई है, जबकि मृत्यु का आंकड़ा भी 100 को पार कर गया है। 105 मरने वालों की संख्या हो गई है। 302 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भारत के अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संक्रमण के केस महाराष्ट्र में है 8,068। 342 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 3301 कोरोना के केस में से 151 की मौत। दिल्ली में 2918 कोरोना के केस हैं, जिनमें से 54 की मौत। राजस्थान में 2234 केस में से 46 की मौत। तमिलनाडु में 1937 केस है, 24 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 1873 केस, 30 की मौत। आंध्र प्रदेश में 1177 केस, 31 की मौत। तेलंगाना में 1001 केस, 25 की मौत। बंगाल में 649 केस, 20 की मौत। राजस्थान में जो कोरोना के केस हैं वह भले ही मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, लेकिन किस कदर इसने कंट्रोल किया है मौत के आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। देखिए, राजस्थान में कोरोना के केस मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मौत का आंकड़ा जो है मध्य प्रदेश से आधे से भी कम है। 2234 कोरोना के केस में से 46 लोगों की मौत हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 2105 केस में से 105 की मौत हो चुकी है। इसी कारण हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की जो राज्यों के सीएम के साथ बैठक हुई, उसमें भी अशोक गहलोत की सराहना की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अन्य प्रमुख देश जो कि कोरोना संक्रमित हैं उनकी बात करें तो इटली में 1,97,675 केस, फ्रांस में 1,62,100 केस और जर्मनी में 1,57,546 कोरोना के केस हैं। 26,644 लोग इटली में, 22,856 फ्रांस में और 5,984 लोग जर्मनी में इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। CS यानी कि मुख्य सचिव करेंगे मोबाइल खरीदी आदेश में गड़बड़ी की जांच। सीएम ने इस बात के निर्देश दिए हैं। अब तक 5 बार मोबाइल खरीदी के लिए टेंडर हुए हैं, हर बार किसी न किसी कारण से निरस्त हो गए। लघु उद्योग निगम ने भी तीसरी बार बुलाए थे 60 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदी के लिए टेंडर। मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम यानी कि LUN द्वारा 60 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदी के टेंडर में की गई गड़बड़ी की जांच मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आशय के निर्देश जारी किए। नवदुनिया से विशेष चर्चा में चौहान ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अल्पमत की कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया था, तो ऐसे हालात में नीतिगत निर्णय कैसे लिया गया। चौहान ने कहा कि मोबाइल खरीदी में गड़बड़ी का जो मसला है वह गंभीर है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अफसरों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आपको बता दें, महिला बाल विकास विभाग ने 2 और LUN ने 3 बार अभी तक मोबाइल खरीदी के लिए टेंडर निकाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों को प्रदान करने के लिए लगभग 2 साल पहले 60 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। समय पर खरीदी न होने के कारण इस रकम को कैश डिपॉजिट में रखा गया। महिला बाल विकास ने पहले अपने स्तर पर खरीदी करने की कोशिश की थी, लेकिन अड़चनें आने के कारण विभाग ने हाथ खींच लिए और खरीदी के लिए लघु उद्योग निगम को जिम्मेदारी दे दी गई। महिला बाल विकास विभाग ने भी इसके लिए 2 बार टेंडर किए। इसके बाद LUN भी 3 बार मोबाइल खरीदी का टेंडर निकाल चुका है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की मोबाइल खरीदी के लिए एक अनिवार्य शर्त यह थी कि खरीदी में जेम पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाए। जेम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जिस प्रकार से अमेजन, फ्लिपकार्ट, eBay
अन्य जितनी भी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है, उसी प्रकार से यह सरकार का पोर्टल है जेम, जिसके माध्यम से कोई भी सरकारी विभाग ऑनलाइन वस्तुएं देखकर खरीदी कर सकता है और ऑर्डर दे सकता है। एलियन ने भी इसी पोर्टल का इस्तेमाल किया था। भोपाल में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 423 हो चुकी है राजधानी में संक्रमितों की संख्या। जहांगीराबाद में 76, टीटीनगर में 34, कोएफिजा में 31, कमला नगर में 29, अशोका गार्डन में 27 और शाहजहानाबाद में 22 मरीज अभी तक पाए जा चुके हैं। हरदा में पहला, इटारसी रायसेन में मिले एक एक संक्रमित। ग्रीन जोन में शामिल रहे हरदा जिले में रविवार देर रात एम्स भोपाल से आई रिपोर्ट के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। रायसेन और इटारसी में भी एक एक संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि की गई है। हरदा जिले की सिराली तहसील के भटपुरा गांव में जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को पूरे गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। युवक कुछ दिन पहले ही इंदौर से लौटा था। इटारसी और रायसेन में एक एक मरीज और बढ़ने से संक्रमितों की संख्या 33 पहुंच गई है। यदि आपने सार्वजनिक स्थान पर थूका तो 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो चुका है। जुर्माना लगाने का अधिकार नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारियों का होगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में फिलहाल नहीं मिलेगी लॉकडाउन से छूट। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी तरह से रहेगी पाबंदी, जबकि बाकी जगह पर धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार होगा। ये 3 जिले जो है सबसे ज़्यादा संक्रमित है कोरोना से। कोरोना पॉजिटिव है फिर भी सजने संवरने को चाहिए क्रीम पाउडर। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 महिलाओं की मांग को हालांकि मैनेजमेंट ने पूरा भी किया है, क्योंकि ये लोग पहले से परेशान होते हैं और घर से जो सामान है उनकी अनुमति कोरोना संक्रमितों को प्राप्त करने की नहीं होती है। बदलती रहती है मांग लोगों की, कभी ड्राई फ्रूट तो कभी इनको नाश्ता चाहिए होता है। लेकिन जो डॉक्टर है और मेडिकल टीम है और जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वह कोशिश कर रहा है कि इनकी पूर्ति यदि संभव हो तो कर दी जाए। चीनी रैपिड टेस्टिंग किट का नहीं किया गया भुगतान, अब की जाएगी वापस। चीनी रैपिड टेस्टिंग में खामी पाए जाने के बाद ICMR ने इससे टेस्ट को न सिर्फ रोकने बल्कि वापस करने का भी फैसला किया है। राज्यों को टेस्टिंग किट वापस करने के निर्देश केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। ICMR ने 600 रुपये प्रति किट खरीदी के फैसले को सही ठहराया है। मानवता की मिसाल, ट्रेन के इंतजार में खुला रहा रेलवे का पार्सल दफ्तर। पार्सल मिलते ही कैंसर पीड़ित महिला के स्वजनों को किया सुपुर्द। दफ्तर 1 घंटे ज़्यादा खुला ताकि मरीज को समय पर दवा मिल सके। रेलवे की पार्सल ट्रेन के जरिए नागपुर से भोपाल मंगाया गया है। इंजेक्शन 2.5 लाख रुपए में खरीदा गया था यह इंजेक्शन। बहन को कीमोथेरेपी जरूरी होने की वजह से हंस कुमार जैन ने 2.5 लाख रुपए में यह इंजेक्शन खरीदा था। यदि रेलवे का पार्सल दफ्तर 1 घंटा ज़्यादा नहीं खुला रहता तो 2.5 लाख रुपए का भी भुगतान होता और उनकी बहन की कीमोथेरेपी भी समय पर नहीं हो पाती। इसके लिए DRM ने विशेष अनुमति दी थी। पीड़िता के जो भाई हैं हंस कुमार जैन, इनका कहना है कि यदि रेलवे मदद नहीं करता तो इंजेक्शन खराब हो जाता, क्योंकि उसे फ्रिज में रखना जरूरी था। दूसरे ही दिन सुबह इंजेक्शन इंदौर भेजा गया और जो अर्चना जैन को फिर लगाया गया। DRM भोपाल रेल मंडल उदय बोरवणकर का कहना है कि पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन से कैंसर के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन भोपाल आने की सूचना मिली तो तुरंत सुपुर्दगी की व्यवस्था कराई गई। रेलवे लॉकडाउन अवधि में मानव जीवन की रक्षा के लिए हर एक जरूरी कदम उठा रहा है। नदी में डूबने से चलिए ये खबर हम देख ही चुके हैं। मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में PM मोदी ने महामारी से निपटने पर विचार किया। कोरोना से लड़ाई को अहमियत जरूरी है, PM ने यह बात कही। सरकारी बयान में बताया गया कि महामारी के संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ अपने चौथे संवाद में प्रधानमंत्री ने कोरोना हॉटस्पॉट को लेकर जारी गाइडलाइन को सख्ती से लागू किए जाने के महत्व पर बल दिया। PM ने कोरोना के बारे में पहली बार 22 मार्च को मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था। बयान के मुताबिक PM ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम आए हैं और पिछले करीब 1.5 माह में हजारों जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। PM ने कहा कि अब आगे की सोचना है। देश ने अब तक 2 लॉकडाउन देखा है और दोनों कुछ मामलों में अलग रहे हैं। अब हमें आगे की सोचना है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का असर आगामी महीनों में दिखते रहेंगे। PM ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मास्क और फेस कवर जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने तकनीक के यथासंभव इस्तेमाल तथा सुधारात्मक उपायों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने देश की विशाल आबादी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह कई देशों की संयुक्त आबादी से भी ज़्यादा है।
कुल मरीजों में से 22.17% अभी तक ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में अभी तक कोरोना संक्रमण के 6,100 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो कि कुल मरीजों को 22.17% है। नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 28 दिनों से उन 16 जिलों में कोरोना का एक भी केस नया नहीं मिला है जहां इस संक्रमण ने दस्तक दी थी। अग्रवाल ने कहा कि 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कुल 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। अग्रवाल ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस को फैलने के लिए किसी विशेष समुदाय या इलाकों को जिम्मेदार न ठहराएं। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राहत पैकेज की मांग की है। 30 लाख मजदूर केवल 8.85 लाख को दी सहायता। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता आलोक अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में करीब 30 लाख पंजीकृत मजदूर है, लेकिन लॉकडाउन में सरकार केवल 8,85,000 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेष 21 लाख मजदूरों को सहायता नहीं दे रही है। अग्रवाल ने इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सन्निर्माण कामगार के कोष में 52,000 करोड़ रुपए जमा है। सरकार उनके हिस्से की राशि में से 5-5 हज़ार रुपये दे। लोगों को घर लाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी पीएम को पत्र लिखा है कि जो देश विदेश में कई लोग गृह नगरों से दूर है उनको घर लाया जाए। सिंधिया ने चना सरसों की खरीद सीमा पर उठाए सवाल। चलिए, सिंधिया जो है फिर से अपनी आवाज़ जो है सरकार के खिलाफ बुलंद करने में लग गए हैं। प्रदेश में जल्द ही चना मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चना और सरसों प्रति हेक्टेयर खरीद की समीक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि दोनों फसलों के लिए खरीद सीमा प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल की जानी चाहिए। उधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी सभी जिलों से उत्पादकता रिपोर्ट बुला ली है। कृषि मंत्री ने संकेत दिए हैं कि खरीद की सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी। 29 से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा चना एवं मसूर। गेहूं के बाद अब शिवराज सरकार किसानों को चना और मसूर खरीदेगी। इसके लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी 29 अप्रैल से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को खरीदी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चना और मसूर की खरीदी के दौरान लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अभी तक 3,72,000 किसानों से 16,73,000 मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। अब बिजली कर्मियों को भी मिलेगा बीमा योजना का लाभ। कोरोना संक्रमण के दौर में जनता को सेवाएं दे रहे बिजली कर्मियों का भी 50 लाख का बीमा होगा। राज्य सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल कर लिया है। योजना का लाभ राज्य शासन के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कंपनियों के विद्युत उत्पादन गृहों, उपकेंद्रों और मैदानी पदस्थापना में तैनात नियमित, संविदा और आउटसोर्स अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव नितेश व्यास ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर संबंधित सभी बिजली कर्मियों को नियमानुसार योजना का लाभ देने को कहा है। व्यास ने लिखा कि अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले विभाग और संस्थाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजली कर्मी लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं। वे लोगों को सतत सेवा दे रहे हैं। 1 साल बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे आईएएस जुलानिया। 1985 बैच के आईएएस अफसर राधेश्याम जुलानिया की 1 साल बाद ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मध्य प्रदेश वापसी हो रही है। केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं मध्य प्रदेश को लौटा दी हैं। वे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यहां पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। कमलनाथ सरकार में जुलानिया मुख्य सचिव के दावेदारों में शामिल थे। जब 1982 बैच के सुधीर रंजन मोहंती को मुख्य सचिव बनाया गया तो उन्होंने केंद्र सरकार का रुख कर लिया था। जुलानिया लंबे समय तक जल संसाधन विभाग में पदस्थ रह चुके हैं। शिवराज सरकार में उनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग का भी जिम्मा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाया कि कमलनाथ कोरोना की नहीं सिर्फ आइफा की मीटिंग करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना नियंत्रण की पहली बैठक तो मैंने ली। जून तक टेस्टिंग क्षमता 7,000 तक पहुंच जाएगी। कोरोना से बचाव को जीवन शैली में उतारना होगा। वही कोविड-19 जो अस्पताल है वहां पर अब सिर्फ गंभीर मरीज भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को खत्म करने के लिए प्रदेश को 3 श्रेणी में बांटा जा रहा है। जो जिले कोरोना से मुक्त है वहाँ सुरक्षा और सावधानी के साथ व्यावसायिक व सभी आवश्यक गतिविधियाँ प्रारंभ की जा रही हैं। जहाँ कोरोना के कम मरीज है वहाँ सीमित इलाकों को छोड़कर बाकी जगह छूट दी जाएगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे हॉटस्पॉट में अध्ययन करके फैसला लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। आर्थिक गतिविधियाँ भी जरूरी है
लेकिन यहाँ पर सावधानी के साथ छूट देंगे। कोरोना के खतरे का आकलन कर हम अपनी स्वास्थ्य सुविधा को तैयार कर रहे हैं। इलाज में भी रणनीतिक बदलाव किया जा रहा है। जिन मरीजों में कोरोना पॉजिटिव आया है लेकिन सर्दी खांसी या बुखार जैसे कोई लक्षण नहीं है, ऐसे मरीजों का इलाज घर में ही क्वारंटाइन करके किया जाएगा। जिनमें मामूली लक्षण दिखाई पड़ेंगे उन्हें अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 अस्पताल में सिर्फ उन्हीं मरीजों का इलाज करेंगे जिनमें कि गंभीर लक्षण होंगे। वहीं चौहान अपनी चौथी पारी में कार्यकर्ताओं की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए पटवा सरकार के कार्यकाल में बनाई गई दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन किया जाएगा। चौहान ने कहा कि राशन का वितरण हो या गरीबों तक अन्य मदद पहुंचाने के मामले हो, सिर्फ प्रशासनिक अमले पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। प्रदेश में एक व्यापक सर्वे भी कराया जाएगा जिसमें इनकी मदद लेंगे। इन समितियों में सामाजिक लोगों को भी जोड़ेंगे। सरकार में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस ने सिंधिया को अपमानित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कद और लोकप्रियता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना कद और लोकप्रियता है। कांग्रेस ने सिंधिया को एक तरफ रखकर उन्हें अपमानित किया था। कोरोना संकट से उबरने के लिए योजना बंदी का सहारा लेगी सरकार। वरिष्ठ स्तर पर शुरू हुआ बंद की जाने वाली योजनाओं पर मंथन। मुख्य सचिव की सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिवों को इस संबंध में नोटिस गई है कि किन किन योजनाओं को बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ योजनाओं को ठंडे बस्ते में भी डालने की तैयारी की जा रही है। सरकार का पूरा फोकस अब इस बात पर है कि सिर्फ उन्हीं योजनाओं में राशि लगाई जाए जिनका संचालन बेहद जरूरी हो। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था बीते एक साल से मुश्किल दौर से गुजर रही है। जरूरी खर्चों को चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी के कारण दूसरी योजनाओं की राशि में कटौती की जा चुकी है। निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल को ठंडे बस्ते में डाला गया है। राशि का इंतजाम करने के लिए शासकीय संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी संसाधनों के अलावा दूसरे स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने पर भी मंथन चल रहा है। आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार के स्तर पर भी राजस्व संकलन में कमी आई है। इसके कारण वर्ष 2019-20 के बजट पुनरीक्षण में मध्य प्रदेश को मिलने वाला केंद्रीय करों में हिस्सा 14,443 करोड़ रुपए कम हो गया। केंद्रीय सहायता अनुदान में भी कमी आई है। कोरोना संकट के कारण केंद्र और राज्य के स्तर पर कर संग्रहण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से इसके जल्द पटरी पर आने की उम्मीद नहीं है। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने मितव्ययिता को अपनाने पर जोर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसी योजनाएं बंद की जाएगी जो कि गैर जरूरी है। सिर्फ उन्हीं योजनाओं पर फोकस किया जाएगा जिन्हें संचालित करना व्यापक हित में है और जिससे सामाजिक सुरक्षा पुख्ता होता है। बात करें कौन सी योजनाएं बंद कर सकते हैं तो इसके लिए सरकार ने विभागों से पूछा है। वही सूत्रों का कहना है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रित रही तो विधानसभा के मानसून सत्र में शिवराज सरकार का पहला बजट प्रस्तुत होगा। इसमें बड़े पैमाने पर योजनाओं में काटछाट की जाएगी। वित्त विभाग ने इसको लेकर काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। 4 समूह बनाकर बैठकें भी हो चुकी है। कोरोना संकट से निपटने के बाद सरकार का पूरा फोकस वित्तीय प्रबंधन पर ही रहेगा। 30 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी संविदा नियुक्ति। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी शिवराज सरकार संविदा नियुक्ति देगी। यह नियुक्ति भी अधिकतम 3 माह की रहेगी। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती कोरोना के खिलाफ अभियान में होनी चाहिए। नियुक्ति के दायरे में निगम मंडल और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी भी आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के सिंह ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को संविदा नियुक्ति देने के मामले में निर्णय विभागीय प्रस्ताव पर शासन स्तर से लिया जाएगा। छात्रों से पूछ रहा है आरजीपीवी, वे ऑनलाइन परीक्षा चाहते हैं या नहीं। परीक्षा के पहले आरजीपीवी ने शुरू किया है ऑनलाइन सर्वे। यह 30 तारीख तक चलेगा। 3 मई तक लॉकडाउन नहीं हटता है तो सबसे पहले अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराई जा सकती है। 20 मई से ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा कराने के निर्देश राज्यपाल ने पिछले दिनों सभी विश्वविद्यालयों को दिए हैं। जो सर्वे होगा वह आरजीपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लेगा। 10 प्रश्नों का ऑनलाइन सर्वे आरजीपीयू ने डाला है। इसमें परीक्षा कराने को लेकर सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि छात्रों के पास लैपटॉप है या नहीं, परीक्षा केंद्र कौन सा चाहते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर भरना होगा। यह फॉर्म 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरना होगा।
वही लॉकडाउन की अवधि फिर बढ़ने के संकेत कोरोना पॉजिटिव में बढ़ोतरी होने के कारण राज्य सरकार ने दिए हैं। अब जल्द से जल्द अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा भी ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके पहले ऑनलाइन सर्वे कराया जा रहा है। यह कहना है प्रोफेसर सुनील कुमार का, जो कि कुलपति है RGPV के। अब गाँव में कोरोना से लड़ेंगे 22,000 स्वच्छाग्रही। यूनिसेफ के सहयोग से सरकार दे रही है ऑनलाइन प्रशिक्षण। शारीरिक दूरी बनाने कोई बड़ा आयोजन न करने की अपील इनके द्वारा की जाएगी। स्व सहायता समूह को भी प्रेरित करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश इकाई के समन्वयक अजित तिवारी ने बताया कि यह स्वच्छाग्रही गाँव में महिला स्व सहायता समूहों को सैनिटाइजर बनाने, मास्क बनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। 4 से 5 दिन में सभी स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित कर लिया जाएगा। नकदी की किल्लत दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने दी 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा। म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाने वाली कंपनियों पर नकदी का दबाव कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को इस इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। यह कैसे काम करेगी, इस बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। इस सुविधा के तहत बैंकों को कम दरों पर धन मुहैया कराया जाएगा। बैंक इस धन से म्यूचुअल फंडों की नकदी संबंधी ज़रूरतें पूरी करेंगे। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हुई है और 11 मई तक जारी रहेगी। यह विशेष सुविधा इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते देश के 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने स्वेच्छा से अपनी 6 डेट स्कीम्स बंद करने का फैसला किया था। इससे म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल बन गया। हालांकि इस उद्योग की प्रतिनिधि संस्था एम्फी ने भरोसा दिलाया कि निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ऐसा कोरोना महामारी के चलते यूनिट वापस लेने के दबाव और बांड बाजार में नकदी की कमी का हवाला देकर किया है। NBFC को मोरेटोरियम का फायदा देना बैंकों पर छोड़ा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि 27 मार्च को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए मोरेटोरियम का जो ऐलान किया गया था, उसकी सुविधा उन्हें देना या न देना पूरी तरह बैंकों पर है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 27 मार्च के सर्कुलर में 2 चीज़ें कही गई थी। लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंकों को 3 महीने की किस्त पर मोरेटोरियम देने की इजाज़त दी गई है। हमने तब यह भी कहा था कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए अपने बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि हर बैंक को अपने लिक्विडिटी पोजीशन के हिसाब से यह निर्णय लेना होगा। इस मामले में आखिरी फैसला बैंक को लेना होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक इस स्कीम को लागू करने की बात है तो हर बैंक अपनी स्थिति के आधार पर यह फैसला कर सकता है। तेल गैस ब्लॉक की खोज, उत्पादन आसान। भारत में ज़्यादातर तेल गैस रिजर्व जो है वो पानी के नीचे है। केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए तेल और गैस ब्लॉकों में खोज तथा उत्पादन के क्षेत्र में तमाम नियमों और कंप्लायंस यानी कि अनुपालन ज़रूरतों को काफ़ी सरल बना दिया है। कई मामलों में स्वप्रमाणन के आधार पर मिल जाएगी तेल गैस ब्लॉकों को मंजूरी। खोज की सूचना व जाँच के लिए अब मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। महानिदेशालय ने तमाम दस्तावेज सौंपे जाने के लिए प्रारूप भी जारी किए हैं। नई तेल खोज लाइसेंसिंग नीति यानी नेल्प से पहले के और नेल्प के तहत जारी तेल एवं गैस ब्लॉक में उत्पादन भागीदारी अनुबंध के तहत प्रक्रिया सरल बनाने के संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है। देश में जितने भी तेल गैस उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें से लगभग सभी को या तो सीधे ONGC और ऑयल इंडिया को आवंटित किया गया है या फिर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों को वर्ष 1990 के बाद से आयोजित विभिन्न बोलियों के दौर में आवंटित किया गया था। नरसिंहपुर और डिंडोरी में बारिश हुई। तेंदुखेड़ा में भारी भरकम ओले गिरे। लगातार तीसरे दिन महाकौशल बिंदु के कुछ जिलों में बारिश हुई। डिंडोरी नरसिंहपुर में आंधी के साथ पानी बरसा। जबलपुर में सोमवार शाम बारिश हुई। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में कुछ गांवों में 5 मिनट तक ओले गिरे। सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में आंधी के साथ आई बारिश में वार्ड 9 में पेड़ गिरने से एक दीवार व वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रेस्ट हाउस परिसर में लगा पेड़ गिरने से 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों के टीन और छप्पर तक उड़ गए। धार जिले के दूधी के पास तेंदुए के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी ने पत्थर मारकर इसको भगाया। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो 8 में से बाकी के 3 राज्यों में भी फिलहाल नए मामले कोरोना वायरस के नहीं मिले हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्य कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये कोरोना मुक्त हो चुके हैं। असम, मेघालय और मिजोरम में भी कई दिनों से कोई नया केस नहीं मिला है। वैक्सीन परीक्षण के लिए युवक ने की शरीर देने की पेशकश। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में देश भर के लोग अपने अपने ढंग से योगदान दे रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक के गिव अप समथिंग अभियान से प्रेरित होकर घंटेल गांव के एक युवक ने
कोरोना वैक्सीन परीक्षण और शोध के लिए अपना जीवंत शरीर देने की पेशकश की है। रतन स्वामी ने कलेक्टर को इस संबंध में पत्र सौंपा है। 2 बच्चों के पिता रतन ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इच्छा जताई कि प्रदेश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को कोरोना का तोड़ निकालने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है, तो वह इस महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए खुद की देह देने को तैयार है। राष्ट्र हित में यदि मेरा शरीर काम आए तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। रतन स्वामी के इस कदम की परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग सराहना कर रहे हैं, और पूरा जिला ही क्यों नहीं पूरा देश सराहना करेगा इस बात की। बहुत बड़ा दान है। अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए एक नीति बनाए केंद्र, यह नीतीश कुमार ने मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय मूवमेंट को लेकर सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार एक नीति बनाए। कई राज्यों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिहार में मजदूरों को भेजा गया, जो कि उचित नहीं है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों के मामले को प्रमुखता से उठाया। इधर कई राज्यों द्वारा बिहार सरकार पर बिहार के प्रवासी मजदूरों को वापस भेजे जाने का दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार के साथ राजस्थान से भी प्रवासी मजदूरों को वापस बिहार भेजे जाने की बात जो है चल रही है। अखबारों पर उद्धव सरकार की राय सती। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों के बयान बताते हैं कि अखबारों से नहीं फैलता कोरोना। सरकार के हलफनामे पर हाईकोर्ट के औरंगाबाद में बेंच ने असहमति जताई। लॉकडाउन में ताज़ा जानकारी के लिए ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं अखबार। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने टिप्पणी की कि लॉकडाउन के दौरान अखबारों की पाठक संख्या बढ़ी है, क्योंकि लोग कोरोना के बारे में अधिक से अधिक ताज़ा, विस्तृत और सटीक जानकारी चाहते हैं। अमेरिका में हर 7वां डॉक्टर जो है भारतवंशी है। महामारी से जंग में अग्रिम मोर्चे पर निभा रहे हैं सभी भारतवंशी अपनी भूमिका। शरीर के खिलाफ एक और वारंट, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने नोटिस और प्रश्नावली भेजी। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने रविवार को 34 साल पुराने जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये शरीर नहीं शरीफ था। जम्मू में गुरुद्वारा को किया गया सैनिटाइज करते हुए आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी को। सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष 3 देशों में है भारत। चालू दशक के वर्ष 2019 में सैन्य खर्चों में 3.6% की सबसे ज़्यादा वैश्विक वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका के बाद चीन और भारत सैन्य खर्च के मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक के अध्ययन में यह बात सामने आई है। पहली बार है जब एशिया की 2 महाशक्तियाँ सैन्य खर्च के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRII की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की तुलना में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 2019 में बढ़कर 1917 अरब $, लगभग 142 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विभिन्न देशों में कोरोना के मामले की जो स्थिति है वह यहाँ पर देख सकते हैं। कोरोना की उल्टी गिनती शुरू, भारत से 25 जुलाई तक हो जाएगी विदाई, यह कुछ आंकड़े बताते हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने कोरोना संकट के खत्म होने की तारीख बताई है, जो इस महामारी से जूझते लोगों और देशों में उम्मीद जगाती है। यूनिवर्सिटी ने दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना संकट खत्म होने की तारीख बता दी है। यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि इस महामारी का जीवन चक्र जो है कई देशों में अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। यानी कि ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के जरिए 130 देशों के डाटा का अध्ययन किया गया है। यूनिवर्सिटी की डाटा ड्रिवन इनोवेशन लैब ने विभिन्न देशों के मौजूदा आंकड़ों का आधार मानकर यह अनुमान जताया है। वही वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का प्रकोप दिसंबर तक ही कम हो सकेगा, यह भी बात कही गई है। तो यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं 19 फरवरी, 10 मार्च, 30 मार्च को सबसे ज़्यादा विश्व में कोरोना के मामले देखे गए, 30 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में। उसके बाद में लगातार कम हुए। 9 मई, 29 मई और 18 जून की स्थिति में यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 29 मई तक 97%, 16 जून तक 99% और 8 दिसंबर तक 100% जो कोरोना वायरस के मामले हैं वह खत्म हो जाएंगे। भारत में कब खत्म होगा, तो भारत में तारीख बताई गई है कि 18 जून तक यह खत्म हो जाएगा कोरोना संकट। 25 जुलाई 2020 कोरोना संकट खत्म होने की तारीख यहाँ पर दी गई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा 25 जुलाई तक। जी हाँ, यहाँ पर जो तारीख दी गई है उसके हिसाब से 21 मई को 97%, 31 मई को 99% और 25 जुलाई को 100% जो है कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा। अमेरिका में कब खत्म होगा, तो अमेरिका में 26 अगस्त को कोरोना संकट खत्म हो जाएगा।
ब्रिटेन में 13 अगस्त 2020 को, रूस में 19 जुलाई 2020 को, ईरान में 21 अक्टूबर 2020 को, इटली में 24 अगस्त 2020 को, जर्मनी में 31 जुलाई 2020 को, पाकिस्तान में 31 अगस्त 2020 को, फ्रांस में 4 अगस्त 2020, स्पेन में 6 अगस्त 2020 को कोरोना का जो संकट है वह खत्म हो जाएगा, यह अनुमान जताया गया है। गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन ने कोरोना पर एक सांग का लोकार्पण किया। क्राइस्ट स्कूल के 3 छात्र अयान कक्षा 8वीं, अबीर कक्षा 5वीं और एलुमिनी प्रलेश ने कोरोना पर यह रैप सॉन्ग तैयार किया है। किसानों को नहीं मिल रहे हैं SMS, क्षमता के मुकाबले कम पहुंच रहा है गेहूं। कम मात्रा में गेहूं पहुंचने के चलते उपार्जन केंद्रों पर फ्री बैठा रहता है अमला। गेहूं खरीदी केंद्रों पर क्षमता के मुकाबले कम मात्रा में गेहूं पहुंच रहा है। जितना माल केंद्रों पर तुल सकता है उसके मुकाबले आधी उपजी पहुंचने एवं कम SMS मिलने को लेकर विधायक बापू सिंह तंवर ने CCB के CEO से बात की है। साथ ही कहा है कि केंद्रों पर अधिक मात्रा में उपज बुलवाई जाए ताकि समय रहते किसानों का गेहूं तुल सके। जानकारी के मुताबिक विधायक तंवर सबसे पहले राजगढ़ उपमंडी पहुंचे थे, उसके बाद करेडी एवं चाटूखेड़ा गेहूं खरीदी केंद्र पर पहुंचे थे। यहाँ के केंद्रों की स्थिति को देखने के बाद वह खुजनेर कृषि उपज मंडी, खुजनेर गेहूं खरीदी केंद्र, सुस्तानी स्थित गेहूं खरीदी केंद्र होते हुए करनवास उपार्जन केंद्र पर पहुंचे, जहां पर हम माल एवं खरीदी में जुटे अमले ने उन्हें बताया कि वर्तमान में जितना माल बुलवाया जा रहा है उससे 2 गुना से ज़्यादा प्रत्येक केंद्र पर माल तुल सकता है। कम आवक के चलते आधे समय वह फ्री बैठते हैं। ऐसे में समय रहते सभी किसानों का गेहूं तुल पाना संभव नहीं है, इसलिए केंद्रों पर अधिक माल बुलवाने की मांग उन्होंने विधायक से की। इसके बाद विधायक तंवर ने CCB के CEO जैन से बात कर अधिक उपज के लिए कहा। उनसे कहा गया कि अभी छोटे किसानों का गेहूं आ रहा है, बड़े किसान बचे हुए हैं और मौसम खराब हो रहा है, इसलिए आवक की मात्रा को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बुलवाया जा सकता है। उसके साथ ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सतालकर भी उपस्थित थे। ये थी दोस्तों देश दुनिया मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी जिलों की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना जो भी आपसे फेसबुक व्हाट्सएप पर जुड़े हों, ताकि सभी को प्रामाणिक जानकारी पहुंच पाए। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी जो मैं आपको इस चैनल के जरिए यूट्यूब पर प्रदान करता हूं वह आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब का जो बटन होता है लाल कलर में, उसके बगल में ही लाल कलर का नोटिफिकेशन या बेल या घंटी का आइकन होता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल ना रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, वह भी मास्क या रुमाल पहनकर ओढ़कर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।